हेलो, मैं राहुल कुमार चौधरी आज फिर मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ मॉड्यूल 5। ये सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 5 है और इसमें आज हम मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि मैं इस वीडियो के द्वारा ये जो सीरीज है मैं अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। तो ये देखिए, ये सारे संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो है, ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं, जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। जो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं उसी तरह से इस रेसिस्टेंस को सीरीज में भी हम ऐड करते हैं। तो इसका जो है, जो सबसे कम रेसिस्टेंस है 10 माइक्रोफेराड, उससे उससे कम उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपका इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम। आप इसको 1/30 कर सकते हैं, प्लस 1/10 कर सकते हैं, प्लस 1/30। तो इसमें 1/30 करेंगे तो 15 हो जाएगा ये, और 15 और 10 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है 6 माइक्रोफेराड। संधारित्र की इकाई क्या है? तो संधारित्र की इकाई आपका फेराड, महो आपका कंडक्टेंस की इकाई है, हेनरी आपका इंडक्टेंस की इकाई है, और कूलम आपका चार्ज की इकाई है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपका, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा इसका सही उत्तर जो होगा वो फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? तो आप इसको यहाँ पे अगर 0.35 वोल्ट है और 0.5 कूलम के लिए होगा, तो इसका जो होता है क्वेश्चन, कैपेसिटेंस जो इसका होगा Q इक्वल टू, इसका जो होगा आपका 0.5 यानी कि C बाय भी कर सकते हैं, C बाय भी और इक्वल टू Q। Q इक्वल टू C बाय भी, तो जैसे ही आप C यहाँ पे करेंगे, C जो कूलम्ब है, सॉरी Q बाय भी इसको करेंगे, Q बाय भी, और ये जो आपका है यहाँ पे कैपेसिटी इसका जो निकालेंगे C, इसको डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? तो संधारित्र के मान को अगर कम करना है तो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस का आप बढ़ा दें, इससे संधारित्र के मान का वैल्यू कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत पराचुंबकीय पदार्थ कौन है इसमें? तो इसमें जल जो है वो पराचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा जल। नेक्स्ट है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। अगर धारा की दिशा आप क्लॉक करेंगे तो आपका वो साउथ होगा, और एंटी क्लॉक करेंगे तो नॉर्थ होगा। तो धारा के दिशा बदल करके आप उसके
जो है चुंबक की ध्रुवता को चेंज कर सकते हैं। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई जो है वो एम्पियर टर्न है। इसका सही उत्तर एम्पियर टर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? तो इसका वही आंसर होगा जैसे रेसिस्टेंस को आप श्रृंखला में जोड़ करके प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर डी। परमियंस की इकाई क्या होगी? परमियंस की इकाई वेबर पर एम्पियर टर्न होगा। इसका एम्पियर टर्न ये चुंबकीय वाहक बल की होगी, चुंबकीय वाहक बल का ये होगा। नेक्स्ट, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजना है कुंडली में तो आपका राइट हैंड पाम रूल लगाएं, आपको मिल जाएगा। श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। अगर कुल संधारिता की गणना इसमें करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें जो आपका हो जाएगा 10 से 5 आ जाएगा, 5 और 20 से आपका 4 के बराबर में आएगा। तो इसका सही उत्तर 4 आ जाएगा। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो प्रत्येक कैपेसिटर की जो ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। अगर उससे अधिक है तो कैपेसिटर वहां पर नहीं चल पाएगा, फ्यूज कर जाएगा। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें जो कॉपर है ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। नेक्स्ट, बीएच कर्व वक्र के में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। तो वक्र द्वारा जो अंकित भाग है इसका नाम है कोएर्सिविटी। इसका सही उत्तर कोएर्सिविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो समान शब्द जो है जिस तरह से कंडक्टेंस होता है उसी तरह से चुंबकीय में परमियंस होगा। ये दोनों एक जैसे होते हैं। रिलक्टेंस की इकाई क्या होगी? तो रिलक्टेंस की इकाई होगा एम्पियर टर्न पर वेबर। तो इसका सही उत्तर एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C का सही मान क्या होगा? तो संधारित्र C का सही मान होगा Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक विद्युत चुम्बकीय की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसकी फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा करके उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? इसको हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब है कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल से मतलब अगर हम चुंबक के ये किसी धार प्रवाहित तार कुंडली के बीच में रख दें तो उसमें जो है उसका चुंबकीय बल हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, ये हमारा हिस्टेरेसिस परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें भंवर धारा बनेगी, जिससे कि भंवर धारा के कारण वहाँ पे अधिक उष्मन होगा और अधिक उष्मन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बहुत बहुत पतले पतले स्टेपिंग्स कर देते हैं, जिसके कारण उसकी भंवर धारा हानि को कम कर सकते हैं। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका उपयोग टीवी ट्यूनर के रूप इसका उपयोग जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है रेडियो रिसीवर के रूप में करते हैं। रेडियो रिसीवर में वायु एयर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा?
तो इसका जो है बहुत हीट के कारण ये एक्सप्लोड कर जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए हम उसको एक सही ध्रुवता के साथ ही जोड़ें तो अच्छा होगा। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें लकड़ी होगा, लकड़ी इसका सही उत्तर है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई यहाँ जो है टेस्ला होगी। पदार्थ का बीएच कब्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है, मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, और उसमें अगर हम किसी कुंडली के भीतर में अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उसमें जो होती है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पीछे हो जाता है, जिसको हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं, और इसमें पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को ये दिखाता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन सी। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? तो भंवर धारा के सीधे समानुपाती होने वाले जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने पर क्या कारण है? तो अगर परमिएबिलिटी परिवर्तित हो रहा है तो इसके पीछे है फ्लक्स की डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी परिवर्तन होने से परमिएबिलिटी उसकी परिवर्तित हो जाती है। तो आप ध्यान रखें फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रखने की, जिससे उसकी परमिएबिलिटी भी कांस्टेंट रहेगी। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें टैंटेलम टैंटेलम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटेलम टाइप का जो उपयोग किया जाता है, ये संधारित्र अंतरिक्ष के लिए अच्छा है। वहाँ पे ये बिना किसी डिस्टरबेंस का आराम से कार्य करते रहता है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है और उसमें खुला परिपथ है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या होता है? तो धारिता का मान बढ़ता जाएगा। अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें, धारिता का मान बढ़ेगा। अगर प्लेटों की दूरी को आप बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है यहाँ? तो चुंबक की जो ये है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को दिखाया गया, किसी विशेषता है। तो अगर आप चुंबक को इस तरह से लटका देंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे एयर जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? तो इसका क्या है? इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के द्वारा क्या किया जाता है कि एक अस्थायी चुंबक बना लिया जाता है और इसको वाणिज्यिकरण के रूप में हर जगह इसका उपयोग किया जाता है लगभग लोगों। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो उसका जो है आपका प्रेरण उसका बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए आप अगर प्रेरण को बढ़ाना है तो उसके बीच की दूरी को बढ़ाएं। अगर प्रेरण को घटाना होगा, इंडक्टेंस को घटाना होगा, तो उसके बीच की दूरी कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में प्रावैद्युतिक कुचालक का क्या कार्य है? तो यहाँ पे अगर संधारित्र में प्रावैद्युतिक कुचालक हम देते हैं तो इसके बीच में जो है किसी प्रकार की धारा प्रवाह को वो रोक देता है, प्लेटों के बीच में धारा प्रवाह को रोकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? संधारित्र में जो है आपका कारक वो प्लेट की एरिया है। अगर प्लेट की एरिया ज़्यादा होगा
तो वहाँ पे जो चार्ज का जो स्टोरिंग होगा वो ज़्यादा होगा, अगर कम कर देते हैं तो वहाँ पे चार्ज कम होगा। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो आरएफ जो होता है, तो आरएफ युग्मन में सर्किट में जो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक है तो इसका सही उत्तर मोनोलिथिक हो जाएगा। इस तरह से आपका मॉड्यूल 5 समाप्त हो गया। अब मैं मॉड्यूल 6 की बात करता हूँ। तो इसमें आंसर क्वेश्चन है कि सब्सटेंस की इकाई क्या है? सब्सटेंस की इकाई है हमारा महो, और ये रेसिस्टेंस की इकाई है ओम, ये हेनरी हेनरी जो है ये इंडक्टेंस की इकाई है, फैराड जो है कैपेसिटेंस की इकाई है। इस तरह से आप इस इकाई को जरूर जानें। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? जो 240 वोल्ट 5 एम्पियर धारा पे 50 हर्ट्ज आपूर्ति करता है, 0.18 शक्ति है। तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर इस तरह से है 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर और 240 वोल्ट, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन आप करेंगे, इसका यहाँ पे हो जाएगा 48 ओम 50 हर्ट्ज पे करेंगे इसको, जीरो पॉइंट 8 की पावर शक्ति है, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 4.8 हो जाएगा। और ये 50 हर्ट्ज पे है तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसमें अगर हम कैपेसिटेंस की मान को घटा देते हैं तो उसकी जो अनुनाद की फ्रीक्वेंसी है उसमें आपका वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अनुनाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो त्रिकला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? लाइन वोल्टेज इतना इतना। तो अगर आप रिएक्टिव पावर निकालना है तो रिएक्टिव पावर आपको निकलेगा इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी रिएक्टिव पावर। तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? अगर आपका 0.5 है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टिव पावर है वो ज़्यादा इंडक्टिव लोड का है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि आपका 0.5 पश्चगामी हो जाता है। स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगा? तो उदासीन चालक में क्या होगा कि असंतुलित भार है, उदासीन चालक में धारा होगा कि कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर और इतना है। इसका हो जाएगा सही उत्तर कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसका एपरेंट पावर जब निकालेंगे तो एपरेंट पावर आपका निकलेगा इसमें, और उसमें 0.8 शक्ति के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एपरेंट पावर निकालें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11.5 के लिए। तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 रीडिंग की क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0? तो इसका जो है दोनों
क्या होगा, दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ होगा, जिसके कारण उसका टोटल जो है रीडिंग 0 हो जा रही है। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज क्या होगा, तो 240 वोल्ट आरएमएस के लिए जो वोल्टेज होगी उसकी अधिकतम होगी वो 339.5 वोल्ट होगी। ऐसी सर्किट में रिएक्टिव पावर क्या होता है, ऐसी सर्किट में जो रिएक्टिव पावर होता है वो आपका वी आई साइन फाइव होता है, साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है रेसिस्टेंस है 5 ओम और ये आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है आपका 36 ओम है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। आप इसको बताएं, इसका जो सही आंसर होगा वो 13 ओम होगा। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आप ये कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर, इसको यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी इस तरह से करेंगे तो टोटल प्रतिबाधा जो इसका आ जाएगा, इसको ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो टोटल प्रतिबाधा ये जो जेड होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा, आप कैलकुलेशन करके देखें आपको 13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी में फेज कालांतर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसका सही उत्तर 90 डिग्री, और 3 फेज वाले में 120 डिग्री होगा। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध क्या है। स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का 3 गुना होता है, तो इसका सही उत्तर आपका VL = √3 VP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 50 हर्ट्ज आपूर्ति में लाइन धारा की गणना करें, जिसका जो होगा वो 5.2 एम्पियर होगा। आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे, जो लाइन धारा होगा IL P बाय √3 VL हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा लगा सकते, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने की शक्ति गुणांक क्या होगा। अगर दोनों में समान रीडिंग दिखा रहे हैं तो इसका शक्ति गुणांक जो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 ओम की प्रतिरोध वाली कुंडली में गुणांक की गणना कीजिए। 5 एम्पियर धारा इसमें जा रही है और इसी आपूर्ति पे क्या होगा, तो इसका 0.5 फैक्टर आएगा, 0.5 शक्ति गुणांक इसका 0.5 फैक्टर आएगा। तो कॉस यहाँ पे 0.5 आएगा, कॉस थीटा = हाफ आता है, तो हाफ 0.5 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का क्या सूत्र है, यदि प्रकृतीय प्रतिघात भारतीय प्रतिघात एक्सिस से कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। और इस तरह से आप यहाँ पे टोटल प्रतिबाधा √R² प्लस एक्सी माइनस एक्शन से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। प्रतिरोध R 15 ओम है, परिणामी परिघात 20 ओम है। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। इसका जो शक्ति गुणांक हो जाएगा यहाँ पे आप करते हैं तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 0.6। तो यहाँ पे क्या है, आर है 15 है, ये 20 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर आप करते हैं, इसका जो प्रतिबाधा निकल जाता है वो हो जाएगा 225 और 400, 625 यानी टोटल 25 हो गया। इसका जो टोटल प्रतिबाधा हो गया वो 25 हो गया। अगर आप यहाँ पे R बाय जेड करते हैं तो यानी 15 बाय, अगर आप 25 करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट में एडमिटेंस Y की गणना करें। तो इसका एडमिटेंस Y करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो इस तरह से आपका 0.033 महो हो जाएगा। तो हम इसको किसी और वीडियो में सारे नॉमिकल्स को एक साथ लेकर के आपको बताऊंगा। इसको मैं बोर्ड पर ले जा करके बनाऊंगा। ठीक, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने की सूत्र क्या है। तो यहाँ पे IL की धारा की गणना करेंगे तो इसमें हो जाएगा IL इक्वल टू रूट अंडर IR² माइनस IC²। इस तरह से आपका मिल जाएगा आंसर। ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर PF को बेहतर बनाना है तो संधारित्र को आप लगातार समांतर में जोड़ते रहें, तो आपका जो है उसका पावर फैक्टर सुधरते चला जाएगा। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो डेल्टा में जुड़े अगर लाइन करंट और इसका है IL इक्वल टू √3 IP, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो आप सही आंसर इसको दे सकते। हलानुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, तो इसको श्योर करना है कि इसका जो फेज सिस्टम का जो सीक्वेंस है तीनों वो सही है कि नहीं। फेज सीक्वेंस मीटर का ये उद्देश्य, इसको लगाते ही ये आप अलाउ कर देता है कि सारे फेज सिस्टम ठीक है और इंडिकेट कर देता है, जिससे कि हम उसको आगे बढ़ा दें। एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर जो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, आभासी शक्ति यानी कि P इक्वल टू √3 VL IL sin थीटा। आप इसको ऐसे करते हैं तो कैलकुलेशन इसका सही आंसर 7.188 आएगा। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठांक हो, दूसरा कुल खपत पाठांक हो, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। अगर एक शून्य बता रहा है, दूसरा कुल खपत बता रहा है, तो इसका जो शक्ति गुणांक होगा वो 0.5 होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आप ऑप्शन ए टिक लगाएंगे, सही आंसर। फॉर्म फैक्टर का क्या मान होगा। फॉर्म फैक्टर यानी कि इसका जो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगा RMS मान बटे औसत मान, RMS मान बटे औसत मान होगा। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, RMS मान बटे औसत मान। AC समांतर सर्किट परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में विद्युत शब्द को परिभाषित कीजिए। तो धारा कितना कुल विरोध धारा हो रहा है, तो ये आपका एडमिटेंस जो है ये टोटल आपको बता देता है।
इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा एडमिटेंस होगा। चलिए, किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कला का संबंध होता है? तो रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव जो परिपथ होगा जिसमें कि वोल्टेज और कला के बीच में संबंध होता है, और रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और इंडक्टिव जो दोनों होते हैं वो 90 डिग्री लैग कर जाते हैं। तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलो वाट है, आवासीय शक्ति 5 किलो वाट है, तो प्रतिक्रिया की शक्ति की गणना के लिए तो इसको आप निकाल सकते हैं 3 किलो kVAR। इसका एक ट्रायंगल होता है, तो इस ट्रायंगल को आप कर सकते हैं। तो ये आपका आवासीय शक्ति है, ये यहाँ पे, और ये आपका क्या है, एक्टिव पावर है, ये यहाँ पे है। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 3। एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ही है, जिससे कि आप इसको कर सकते हैं। आंसर सही हो जाएगा 3 kVAR। RLC सर्किट परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो इसका जो अनुनाद होगा, अगर एक्सएल जो है वो इक्वल हो जाता है एक्सी के, तो इस स्थिति को रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 कला 2 वाट मीटर विधि में जो वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करें? अगर आप इसमें क्या करते हैं कि प्रेशर कॉइल का संयोजन बदल देते हैं, तो इस तरह में आप 3 कला 2 वाट मीटर विधि में आप ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है, तो उसको धनात्मक में बदलने के लिए प्रेशर कॉइल का सिरा आप बदल दें, तो वहां पर आपका धनात्मक वैल्यू देना शुरू कर देगा। ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? ज्यावक्रीय यानी साइनोसॉइडल वेव के लिए हम यहाँ पे उसका जो होगा ये 1.11 होगा। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व की पारस्परिक क्या है? तो एसी समांतर सेगमेंट में प्रेरकत्व का पारस्परिक जो होगा उसका ससेप्टेंस होगा। इसका सही उत्तर ससेप्टेंस। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? तो यहाँ पे धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। तो यहाँ पे आपका दोनों इन फेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाट मीटर विधि द्वारा हम कुल शक्ति का गणना कैसे करते हैं? यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, तो अगर इस तरह से करते हैं तो रीडिंग उलटने के बाद लेते हैं, तो उसका जो दोनों रीडिंग का जो माइनस होता है उसका वही वैल्यू। कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो डेल्टा कनेक्टेड जो 3 वायर सिस्टम है, इसमें आपको एक उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज 240 है तो उसका लाइन वोल्टेज होगा 315। फॉर्म फैक्टर जो KF होगा वो क्या होगा? उसका सही आंसर होगा प्रभावी मान बटे औसत मान। प्रभावी मान होते हैं वो RMS वैल्यू होते हैं और एवरेज वैल्यू। RMS बाय एवरेज होता है, जिसको कि फॉर्म फैक्टर कहते हैं। किस स्थिति को अनुनाद, यहाँ पर RLC सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? अगर RLC श्रृंखला के सर्किट का अगर हम टोटल
जो प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे इसके लिए हमें सूत्र लगाना होगा √r² प्लस परिणामी जो आपका रेजिस्टेंस आता है एक्सएल और एक्ससी का, उसे स्क्वायर करने के बाद जो अंडर रूट करके आएगा। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में 1 मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? उसका पावर फैक्टर अगर एक ऋणात्मक दे रहा है उसमें 0.5 से कम हो जाएगा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? 3 कला एसी में जो है 120 डिग्री होता है। इसका सही उत्तर किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका अनुनाद तभी होगा जब उसका एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा तो उसे अनुनाद की स्थिति कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? इसका फेजर क्वांटिटी वो आपका ये हो जाएगा। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में फेजर क्वांटिटी आएगा, इसका सही उत्तर ये है। तो इस तरह से आपका पूरा जो है खत्म हो चुका है आपका सेमेस्टर 1 का पूरा जो मैंने ख़त्म कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें। आशा करता हूँ कि आप इसके सारे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है यहाँ से बना वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी भैया लोगन अपने बहना लोगन की रक्षा करी और हमारे चैनल की भी रक्षा करी। जकरा कहते हम आपके बहुते बहुते आभारी बा रही। तब तक हम रहुआ लोगन से विदा चाहिए और रहुआ लोगन हमके जो हैं बहुते प्यार दिलस बा। आप यह कामना करते रहें। हम भी आपसे ये कामना करब कि आप हमारे चैनल को बार बार बहुते लोगन से सब्सक्राइब करवा के हमनी के प्यार का बढ़ाई, जकरा खातिर हम भी आपके खातिर बहुते अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए हम विदा चाहिए। जय हिंद।